हेलो नमस्कार वेलकम एवरीबॉडी वेलकम टू अवलोकन आईएएस। मेरा नाम सुदर्शन मिश्रा है और अभी हम कर रहे हैं पीटी 365 में इकोनॉमी का सेक्शन। और इसमें जो है अपडेटेड वर्जन जो आया है इकोनॉमी का पीटी 365 में, जैसे मार्च तक के करंट अफेयर्स दिए हुए हैं, वो पुराने वाले पीटी 365 में जनवरी तक का कवर था। इसमें मार्च तक का है, तो ये करवा करके फिर आपका इकोनॉमी ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। तो इसको फटाफट से खत्म करने की कोशिश करते हैं। इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं लेके जाऊंगा मैं, बस बेसिक बेसिक जो जरूरी है उतना ही बताऊंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो है ये आपका बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड है। इसमें बासल 3 एंड गेम करके है ये टॉपिक। ठीक है, ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि कंज्यूमर बैंक एसोसिएशन ने हाल ही में एक कम्प्रिहेंसिव व्हाइट पेपर रिलीज किया है जिसका नाम है द इम्पैक्ट ऑफ बासल 3 एंड गेम प्रपोजल। ठीक है, और इस रिपोर्ट में बैंकिंग रेगुलेशन के लेटेस्ट फेज के पोटेंशियल इम्पैक्ट्स का डीपली एनालिसिस किया गया है और बताया गया है कि ये बैंकिंग सिस्टम को किस तरह इफेक्ट करेगा। ठीक है, अब बासल नॉर्म्स के बारे में देखते हैं। बासल नॉर्म्स क्या होता है कि ये एक कम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ मेजर्स है जो बासल कमिटी ने ऑन बैंकिंग सुपरविजन के द्वारा मेटिकुलसली डेवलप किया गया है इसको। ठीक है, और इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, दुनिया भर के जो बैंक्स हैं उनके रेगुलेशन सुपरविजन और रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क को स्ट्रेंथन करना है ताकि कि फ्यूचर में आने वाले फाइनेंशियल क्राइसिस को रोका जा सके। ठीक है, फिर बासल वन के बारे में देखते हैं। बासल वन जो है 1987 में आया था। ठीक है, इसने सबसे पहली बार बैंकिंग सिस्टम में क्रेडिट रिस्क और असेट रिस्क वेटिंग कॉन्सेप्ट्स को इंट्रोड्यूस किया था। ये पहला सिस्टमैटिक अटेम्प्ट था इंटरनेशनल बैंकिंग स्टैंडर्ड्स को स्टैब्लिश करने का। और इसमें बैंक्स को उनके डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट्स के अगेंस्ट मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट रखने के लिए कहा गया था। ठीक है, फिर आया बासल टू 2004 में। इसने क्या किया? इसने क्रेडिट और रिस्क वेटिंग ऑफ एसेट्स पर भी डीपली फोकस किया। और इसमें तीन फंडामेंटल पिलर्स थे। एक मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, दूसरा सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस और तीसरा है था मार्केट डिसिप्लिन का। ठीक है, और ये जो नॉर्म्स थे ये क्लियरली स्पेसिफाई करते हैं कि बैंक्स को कितना मिनिमम लेवल ऑफ कैपिटल मेंटेन करना चाहिए बेस्ड ऑन देयर रिस्कीनेस ऑफ देयर एसेट्स और ऑपरेशन। ठीक है, फिर आया बासल 3 2010 में। ये 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद इंट्रोड्यूस किया गया था। और इसका जो प्राइमरी एम था वो बैंक्स के लिए एक रोबस्ट कैपिटल बेस को इंश्योर करना और साउंड लिक्विडिटी और लेवरेज रेशियोज को मेंटेन करना। ठीक है, और बासल 3 ने बैंकिंग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स किए थे, जैसे कि हायर क्वालिटी का कैपिटल रखना, फिर बेटर रिस्क कवरेज और इंट्रोडक्शन ऑफ लेवरेज रेशियो। ठीक है, और लिक्विडिटी स्टैंडर्ड्स के लिए ये सब। ठीक है, ये सब चीजें बासल 3 नॉर्म्स में इंट्रोड्यूस हुई थी। अब बासल कमिटी ऑफ बैंकिंग सुपरविजन के बारे में देख लेते हैं। ये जो है स्टैब्लिश हुआ है 1974 में और G10 कंट्रीज के सेंट्रल बैंक गवर्नर्स ने इसको स्टैब्लिश किया था जब हर्स्टैड बैंक जर्मनी में कोलैप्स हुआ था। ठीक है, और ये बैंक्स के प्रूडेंशियल रेगुलेशन के लिए ग्लोबल प्रीमियर स्टैंडर्ड सेटर है और बैंकिंग सुपरविजरी मैटर्स को उस पर रेगुलर कोऑपरेशन के लिए एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड फोरम प्रोवाइड करता है बासल। ठीक है, अब बासल 3 एंड गेम के बारे में देख लेते हैं। ये क्या है? ये बासल 3 नॉर्म्स के एक फाइनल सेट ऑफ रूल्स को ऑफिशियली बासल 3 एंड गेम का नाम दिया गया है। और ये जो रिफॉर्म्स का कल्मिनेशन है जो 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद शुरू किया गया था। ठीक है, और बैंकिंग सिस्टम को और ज्यादा रेजिलिएंट बनाने के लिए इसको शुरू किया गया था। अब एंड गेम की का जो पोटेंशियल इम्पैक्ट है पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंट है। और ये एनालिसिस ये एनालिसिस दिखाता है कि ग्लोबली सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स जो हैं, जी सिप्स जिनको शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे, ठीक है, उसकी जो कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हैं वो अप्रोक्सीमेटली 21% का सब्सटेंशियल इंक्रीज एक्सपीरियंस करना पड़ सकता है उनको। ठीक है, और ये इंक्रीज जो है उनकी लैंडिंग कैपेसिटी, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी और ओवरऑल बिजनेस के मॉडल्स को सिग्निफिकेंटली भी अफेक्ट करता है। ठीक है, और ये जो रिफॉर्म्स हैं, ये रिफॉर्म्स का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि बैंकिंग सिस्टम में रिस्क असेसमेंट को इम्प्रूव करना, स्पेशली कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और मार्केट रिस्क के लिए। और इसमें जो है ऑपरेशनल रिस्क मेजरमेंट के लिए एक नए अप्रोच भी शामिल है और रिस्क वेटेड एसेट्स कैलकुलेशन में कंसिस्टेंसी लाने के लिए मेजर्स भी इसमें लिए गए हैं। ठीक है, फिर न्यू बैंकिंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स पैरामीटर इंट्रोड्यूस बाय बासल 3। देखते हैं क्या कैपिटल रिक्वायरमेंट पैरामीटर्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं। एक तो कैपिटल कंजर्वेशन बफर्स टू रिस्क वेटेड एसेट्स। ठीक है, आरडब्ल्यू मतलब रिस्क वेटेड एसेट्स। और इसमें बासल 3 ने बैंक्स को 2.5% का कैपिटल कंजर्वेशन बफर रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए मैंडेटरी किया है। और ये बफर जो है ये इंश्योर करता है कि बैंक्स के पास स्ट्रेस पीरियड में लॉसेस एब्जॉर्ब करने के लिए एडिक्वेट कैपिटल रहना चाहिए।
अगर बैंक इस मिनिमम थ्रेशोल्ड के नीचे जाता है तो उसके डिस्क्रिशनरी अर्निंग्स डिस्ट्रीब्यूशंस जैसे डिविडेंड्स हुए और बोनसेस हुए उस पर ऑटोमेटिक रिस्ट्रिक्शन लग जाते हैं। फिर उसके बाद फिर आता है लेवरेज रेशियो। इसमें बैंक्स को मिनिमम 3% का लेवरेज रेशियो मेंटेन करना होता है, और ये रेशियो जो है टीयर वन कैपिटल को टोटल एक्सपोजर के परसेंटेज के रूप में मेजर करता है, ठीक है। और इसका पर्पस है कि एक्सेसिव बिल्डअप ऑफ लेवरेज को बैंकिंग सिस्टम में रेस्ट्रिक्ट करना, जो 2008 के क्राइसिस में मेन फैक्टर्स में से एक था। फिर एक अगला आता है काउंटर साइक्लिक बफर। इसमें ये जो है 0% से 2.5% तक का बफर है जो नेशनल अथॉरिटीज के द्वारा सेट किया जाता है बेस्ड ऑन डोमेस्टिक क्रेडिट ग्रोथ और अदर इंडिकेटर्स, ठीक है। इसका जो ऑब्जेक्टिव है बैंकिंग सिस्टम को प्रोटेक्ट करना है एक्सेसिव क्रेडिट ग्रोथ पीरियड्स में बाय बिल्डिंग अप कैपिटल ड्यूरिंग बूम पीरियड्स, जिसे डाउन टर्न्स में रिलीज किया जा सके, ठीक है। तो ये काउंटर साइक्लिक बफर है। इसको मैं थोड़ा डिटेलिंग बता रहा हूँ, तो ये डेफिनेशन आप अपने दिमाग में बैठा के रखना, नहीं समझ में आए तो आप लेक्चर में पीछे जाकर के देख लेना, ठीक है। जरूरी है ये सब चीजें, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। उसके बाद में फिर अब आते हैं मिनिमम लिक्विडिटी कवरेज रेशियो पे, एलसीआर शॉर्ट में कहेंगे इसको। ये जो है 100% या उसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। उसे उससे मेंटेन करना होता है उतना। एलसीआर एसेस करता है कि क्या बैंक के पास सफिशिएंट हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स हैं 30 दिन के सीवियर स्ट्रेस सिनेरियो में सर्वाइवल करने के लिए। 100% का जो रेशियो इंडिकेट करता है कि बैंक के पास एटलीस्ट उतने हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स हैं जितने इमीडिएट कैश आउटफ्लोज हो सके, ठीक है, स्ट्रेस सिनेरियो में। तो ये हो गया। फिर मिनिमम नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो, ये क्या है? ये भी 100% के बराबर या उससे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। और ये रेशियो इंश्योर करता है कि बैंक्स के पास फंडिंग का स्टेबल लॉन्ग टर्म सोर्स है, और इसका एम है कि मैच्योरिटी मिसमैच को रिड्यूस करना और लॉन्ग टर्म एसेट्स के फंडिंग के लिए ज्यादा स्टेबल सोर्सेस को एनकरेज करना, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं बासल नॉर्म्स से रिगार्डिंग। टीयर वन कैपिटल, जिसको कोर कैपिटल भी कहते हैं, और इसमें क्या है कि इसमें हाईएस्ट क्वालिटी का कैपिटल इंस्ट्रूमेंट शामिल है, जैसे पेड अप शेयर कैपिटल, फिर कॉमन स्टॉक्स, फिर प्रेफर्ड शेयर, ठीक है, विद स्पेसिफिक फीचर्स, और डिस्क्लोज रिजर्व्स जो बैंक्स के प्रॉफिट से क्रिएट किए जाते हैं। और ये बैंक की कोर स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है और लॉसेस एब्जॉर्ब करने के लिए इमीडिएटली अवेलेबल होता है। फिर टीयर टू कैपिटल, इसमें सप्लीमेंट्री कैपिटल इसको कहते हैं, और ये सप्लीमेंट्री फॉर्म ऑफ कैपिटल है जिसमें अनडिस्क्लोज्ड रिजर्व्स, रिवैल्यूएशन रिजर्व्स, हाइब्रिड कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स, सबऑर्डिनेटेड डेट और जनरल प्रोविजंस भी शामिल हैं। इसमें टीयर टू कैपिटल जो है लोअर क्वालिटी का होता है कंपेयर टू टीयर वन, लेकिन स्टिल इंपॉर्टेंट है टोटल कैपिटल एडिक्वेसी सर्कुलेशन में, कैलकुलेशन में, सॉरी नॉट सर्कुलेशन, कैलकुलेशन में। फिर एक है रिस्क वेटेड एसेट्स, आरडब्ल्यू जिसको कह रहे थे अभी ऊपर। वो क्या होता है? ये बैंक के डिफरेंट एसेट्स को उनके परसीव्ड रिस्क के अकॉर्डिंग वेट्स असाइन करता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना आप। रिस्क ये क्या करता है कि बैंक्स के जितने भी डिफरेंट एसेट्स होते हैं उनके परसीव्ड रिस्क लेवल, उन एसेट्स के परसीव्ड रिस्क लेवल के अकॉर्डिंग वेट्स असाइन करके कैलकुलेट किया जाता है। और ये बैंक की जो लेंडिंग एक्टिविटी से एसोसिएटेड रिस्क के रिलेटिवली मिनिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल से डायरेक्टली लिंक्ड है, ठीक है। जितने हाइयर रिस्क एसेट्स को हाइयर वेट असाइन किए जाते हैं, जिससे बैंक्स को इंक्रीज रिस्क एक्सपोजर के अगेंस्ट ज्यादा कैपिटल रखना होता है। जैसे अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी है तो वो काफी कम रिस्क मानी जाती है, क्योंकि ये मानता है कि सरकार का पैसा है, सरकार ने उधार लिया तो सरकार वापस कर ही देगी, ठीक है। तो उसको लो रिस्क में माना जाता है, जबकि अनसिक्योर्ड लोन्स होते हैं जो ज्यादा हाइयर वेट्स असाइन किए जाते हैं उसको, ठीक है। तो रिस्क वेटेड एसेट्स ये था। फिर अब आते हैं इस पे, आपके नेक्स्ट टॉपिक क्या था? लिवरेज रेशियो। ये क्या होता है? ये सिंपल नॉन रिस्क बेस्ड मेजर है जो ये दिखाता है कि कंपनी की टोटल एसेट्स का कितना पोर्शन डेट या लेवरेज के फंड से किया गया है। ये कैपिटल जो टीयर वन कैपिटल है उसको टोटल एक्सपोजर के परसेंटेज के रूप में एक्सप्रेस किया जाता है इसको, ठीक है। और लोअर लेवरेज रेशियो ये दिखाता है कि ज्यादा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है। और ये स्पेशली इंपॉर्टेंट है बिकॉज रिस्क वेटेड मेजर्स समटाइम्स जो है अंडर एस्टिमेट करते हैं एक्चुअल रिस्क को, ठीक है, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर एलसीआर पे आते हैं। एलसीआर क्या है? लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। एलसीआर जो है बैंक से डिमांड करता है कि वो इजिली लिक्विफाइबल एसेट्स का सफिशिएंट बफर मेंटेन करके रखें, ताकि कि पोटेंशियल कैश फ्लो का जो कवर है
वो 30 दिन के स्ट्रेस पीरियड में उनका मेंटेन रहे, ठीक है, उनके पास कैश फ्लो इतना रहे कि 30 दिन का अगर कोई स्ट्रेस पीरियड आता है तो 30 दिन तक वो उस पर सर्वाइव कर सकते हैं। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि बैंक्स की शॉर्ट टर्म रेजिलियंस को स्ट्रेंथन करना होता है इसका मेन ऑब्जेक्टिव। और कैसे स्ट्रेंथन होता है कि ये बाई ये इंश्योर करके कि उनके पास सफिशिएंट हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स हैं, ताकि कि जब वो लिक्विडिटी स्ट्रेस का समय आए तो वो सर्वाइव कर सके, वो बैंक सर्वाइव कर सके, ठीक है। और ये लिक्विडिटी जो है रिस्क मैनेजमेंट का फंडामेंटल पिलर है मॉडर्न बैंकिंग के रेगुलेशंस में, ठीक। इसके बाद ये तो एलसीआर हो गया। एलसीआर के बाद आते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो। ये क्या होता है कि ये नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो जो होता है लॉन्ग टर्म फंडिंग स्टेबिलिटी को असेस करता है, ठीक। और ये रेशियो जो है इंश्योर करता है कि बैंक्स के स्टेबिलिटी को बैंक्स के पास सफिशिएंट स्टेबल फंड्स हैं टू सपोर्ट देयर एसेट और ऑफ बैलेंस शीट्स, ठीक है, एक्सपोजर ओवर 1 ईयर पीरियड। शॉर्ट टर्म में 30 दिन का और लॉन्ग टर्म में 1 साल तक का, ठीक है। और ये रेशियो जो होता है बैंक्स को इंसेंटिवाइज करता है कि वो ज्यादा स्टेबल सोर्सेज ऑफ फंडिंग का यूज करें, जैसे कि रिटेल डिपॉजिट हुए, लॉन्ग टर्म होलसेल फंडिंग हुआ, या इक्विटी रेदर देन शॉर्ट टर्म होलसेल फंडिंग जो स्ट्रेस पीरियड में इजी ड्राइव हो सकता है, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक, काउंटर साइक्लिक बफर। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, आप समझना ध्यान से इसको। ये जो है मैक्रो प्रूडेंशियल टूल है जो नेशनल अथॉरिटीज को अलाउ करता है कि बैंक के लिए एडिशनल कैपिटल रिक्वायरमेंट यानी एडिशनल पूंजी, अधिक जो पूंजी रिक्वायरमेंट है उसको इम्पोज करना, ताकि कि ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ एक्सेसिव क्रेडिट ग्रोथ, ठीक है, वो अपना क्या कहते हैं, उनके पास पर्याप्त क्रेडिट रहे, ठीक है। जब क्रेडिट ग्रोथ हो रही है उनके पास पैसा ही नहीं रहेगा तो फिर उतना आपका ग्रोथ भी तो नहीं सही से हो पाएगा। तो इसीलिए इसका यही पर्पस है कि बैंकिंग सेक्टर को प्रोटेक्ट करना सिस्टम वाइड रिस्क से, जो एक्सेसिव क्रेडिट ग्रोथ पीरियड में बिल्डअप हो सकते हैं, ठीक है। जब इकोनॉमिक कंडीशंस खराब होती हैं, वर्स होती हैं, तब अथॉरिटीज इस बफर को रिलीज करते हैं, जिससे बैंक्स को लेंडिंग कंटिन्यू करने में काफी हेल्प मिलती है डाउन टर्न में, ठीक है। इसलिए काउंटर साइक्लिक बफर लिखा गया है इसका, काउंटर साइक्लिक बफर इसीलिए नाम है। समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आया तो मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये एक मैक्रो पोटेंशियल टूल है, ठीक है, जो नेशनल अथॉरिटीज को अलाउ करता है कि बैंक्स के पास एडिशनल कैपिटल रिक्वायरमेंट्स रहे, ठीक है। जैसे आरबीआई वगैरह वो सब इम्पोज करती है चीज कि बैंक के पास एडिशनल कैपिटल रिक्वायरमेंट्स रहे, ठीक है, जब एक्सेसिव क्रेडिट ग्रोथ हो रही है, ठीक है। इसीलिए काउंटर साइक्लिक नाम है, काउंटर मतलब उसको काउंटर करने के लिए, ठीक है। और ताकि कि जब इकोनॉमिक कंडीशंस खराब हो तो अथॉरिटी के पास ये बफर, जो एक्स्ट्रा कैश है बफर में, उसको वो रिलीज कर सके, जिससे बैंक्स को लेंडिंग कंटिन्यू करने में हेल्प मिलती रहे, ठीक है। तो यही है। और इम्पोर्टेंट रेशियोज रिलेटेड टू बासल नॉर्म्स, लेवरेज रेशियो ये ऐसे कैलकुलेट होता है, एलसीआर ऐसे कैलकुलेट होता है, एनएसएफआर ये ऐसे, ये फॉर्मूलेज हैं, इसके बारे में इसमें ज्यादा डिटेल में पूछने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस ये याद रखो कि किस लेवरेज रेशियो आपका एक्सपोजर मेजर और टीयर वन कैपिटल पे डिपेंड करता है। एलसीआर जो है आपका हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स पे डिपेंड करता है, और टोटल नेट कैश फ्लो आउट ओवर 30 डेज, इन दोनों पे डिपेंड करता है, ठीक है। कैसे कैलकुलेट होता है ये याद रखने की जरूरत नहीं है, डिपेंडेंसी याद रखने की जरूरत है। अगर क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा सकता है स्टेटमेंट फॉर्म में कि आपका जो ये काउंटर साइक्लिक बफर है, ठीक है, ये किस किस चीजों पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेवरेज रेशियो है, ये किस पे डिपेंड करता है। और जैसे आपका ये एनएसएफआर है, नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो, ये अगर मान लो रिक्वायर्ड स्टेबल फंडिंग को हमने कम कर दिया तो क्या अवेलेबल स्टेबल फंडिंग पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो ये एनालिटिकल फॉर्म में ऐसे सवाल पूछ सकता है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है ऐसे करके, ठीक है। ये कैलकुलेशन कैसे होता है, ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो आप उससे कर पाओगे, एनालिटिकल सवाल भी कर पाओगे, ठीक है। तो इसीलिए ये थोड़ा ध्यान पे रखना, इसको छोड़ना नहीं है ऐसे। फिर अगला टॉपिक आता है डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स, डीसिप्स। एक हमने अभी पुराने लेक्चर में जब इंश्योरेंस के बारे में हम पढ़ रहे थे तो डीएसआईआई पढ़ रहे थे, डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरर्स, ठीक है। तो वैसे ही डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स भी होते हैं, कि ये ऐसे बैंक्स होते हैं कि जो इतने बड़े होते हैं कि अगर दे आर टू बिग टू फेल, अगर वो फेल हो गए तो फिर इकोनॉमी की स्थिति डामाडोल हो जाएगी, ठीक है। तो उन बैंकों में आता है आपका एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, डीसिब में आता है, फिर एचडीएफसी आता है, फिर आईसीआईसीआई आता है, ठीक है। ये तीन बैंक्स जो हैं वो डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं, ठीक है, जो आरबीआई की लिस्ट आई है 2024 की, उसकी है। अच्छा, इधर एक रह गया था कुछ शायद, हाँ,
इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बासल नॉर्म्स रह गया था। ठीक है, ये कैसे हुआ है? ये जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बासल नॉर्म्स है, बासल वन का एडॉप्शन आरबीआई ने 1998-99 में बासल वन नॉर्म्स टू बासल नॉर्म्स को अडॉप्ट किया था। और ये प्राइमरली सीआरएआर, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो को बढ़ाने के लिए किया था। इससे इंडियन बैंक्स को कैपिटल बेसिस स्ट्रेंथन करने में भी हेल्प मिली थी, स्पेशली आफ्टर 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ठीक है। फिर बासल टू गाइडलाइंस के बारे में देखें तो ये आरबीआई ने 2007 में बासल टू के लिए फाइनल गाइडलाइंस अनाउंस किया था। और इनिशियल फेज में सिर्फ इंटरनेशनली एक्टिव बैंक्स और लार्ज बैंक से एक्सपेक्ट किया गया था कि वो बासल टू अडॉप्ट करें। बाद में इट वाज एक्सटेंडेड टू बाकी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स भी। फिर बासल थ्री, ये अक्टूबर 2021 तक फुली इम्प्लीमेंट कर लिया गया था। और आफ्टर मल्टीपल एक्सटेंशन ड्यू टू कोविड 19, उससे पहले ही करना था, लेकिन कोविड 19 की वजह से बार बार एक्सटेंड किया जा रहा था। तो अक्टूबर 2021 तक इसको कम्प्लीटली इम्प्लीमेंट कर लिया गया। ठीक है, इस इम्प्लीमेंटेशन के फेज में स्टैगर्ड अप्रोच अपनाया गया था कि बैंक्स जो है धीरे धीरे अपना कैपिटल और लिक्विडिटी पोजीशन एडजस्ट कर सकें। ठीक। फिर स्ट्रिक्टर आरबीआई नॉर्म्स के बारे में देखें तो आरबीआई का नॉर्म्स जो है जनरली इंटरनेशनल बासल नॉर्म से थोड़ा ज्यादा स्ट्रिक्ट है और प्रूडेंट है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे देखें तो आरबीआई ने हायर मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट प्रिस्क्राइब किया है, ज्यादा कंजर्वेटिव डेफिनेशन ऑफ कैपिटल अप्लाई किया है। ठीक है, और लिक्विडिटी स्टैंडर्ड्स में भी एडिशनल सेफ गार्ड्स ऐड किए हैं। बासल नॉर्म्स ने तो जो ऐड किए हैं तो ऐड किए हैं, उसके अलावा और ज्यादा स्ट्रिक्ट और ज्यादा ही आरबीआई ने अप्लाई किए हुए हैं, ताकि हम एक लेवल एक्स्ट्रा चल रहे हैं सेफ्टी को लेकर के। ठीक है, और ये जो कंजर्वेटिव अप्रोच है ये इंडियन बैंकिंग सिस्टम को ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के सीवियर इम्पैक्ट से बचाने में भी काफी हेल्पफुल रहा है। इसीलिए आपने देखा होगा जब 2008-9 में जब दुनिया में भयंकर क्राइसिस आई थी, ठीक है, तो उस समय भी हमारे यहाँ उस क्राइसिस का इफेक्ट जो था वो बहुत कम पड़ा था। उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा था हमारे मार्केट्स में, क्योंकि हमारे बैंक्स जो हमारी जो सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो उसने अच्छे खासे कदम पहले ही लेके रखे हुए थे और एक स्टेप एक्स्ट्रा सेफ्टी लेकर के चलते ही हम इंडियंस, तो इसलिए भी हमारे पर उतना ज्यादा उस चीज का बेकार इफेक्ट नहीं पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये बॉक्स भी कवर कर लिया है। अब अपना डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स हो, ये भी खत्म बता दिया मैंने आपको, ये क्यू न्यूज में है। ठीक है, इसका डिक्लेरेशन वाला ये वाला पोर्शन देख लेते हैं। डीसिप का जो क्लासिफिकेशन है वो आरबीआई के डीसिप फ्रेमवर्क 2014 पर बेस्ड है, जो कि सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स के आइडेंटिफिकेशन और रेगुलेशन के लिए कंप्रिहेंसिव अप्रोच प्रोवाइड करता है। ठीक है, और ये जो फ्रेमवर्क है ये इसेंशियली बासल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन फ्रेमवर्क का एडेप्शन है। और जिस ये डेवलप किया गया था पोस्ट 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में। ठीक है, लेकिन आरबीआई ने इसमें इंडिया स्पेसिफिक फैक्टर्स को भी कंसिडर किया है और मार्केट स्ट्रक्चर और बैंकिंग सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी को एड्रेस करने के लिए। ठीक है, फिर डीसिप का जो आइडेंटिफिकेशन के लिए पहला क्राइटेरिया ये है कि बैंक का जो साइज है जीडीपी के परसेंटेज के रूप में इक्वल टू या मोर देन 2% होना चाहिए, और ये फर्स्ट कट ऑफ है। ठीक है, इसके बाद ही बैंक्स को डीसिप लिस्ट में के लिए आगे इवेल्युएट किया जाता है। और आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस में मल्टीपल पैरामीटर्स कंसिडर किए जाते हैं, जैसे बैंक की साइज हुई, फिर इंटरकनेक्टेडनेस हुई, कितना वो इंटरकनेक्टेड है, फिर सब्स्टिट्यूटेबिलिटी कितनी है उसकी बैंक की, और कॉम्प्लेक्सिटी क्या है बैंक्स में। ठीक है, तो ये सब चीजें एसेस की जाती हैं डीसिप के लिए, डीसिप के क्राइटेरियन में आपको बैंक्स को डालने के लिए। ठीक है, फिर आरबीआई ने 5 बकेट सिस्टम भी अडॉप्ट किया है टू कैटेगराइज डीसिप्स बेस्ड ऑन देयर सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंट स्कोर्स। ठीक है, इसके अंडर जो है बैंक्स को एडिशनल कॉमन इक्विटी टीयर 1 रिक्वायरमेंट के बेसिस पर 5 बकेट्स में प्लेस किया जाता है, जो कि रिस्क वेटेड एसेट्स के परसेंटेज के रूप में एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है, फिर बकेट 1 में बैंक्स को लोएस्ट एडिशनल CET1 रिक्वायरमेंट में उसमें 0.115% ही मेंटेन करना होता है, जबकि बकेट 5 में बैंक्स को हाईएस्ट एडिशनल कैपिटल रिक्वायरमेंट 0.8% मेंटेन करना होता है। ठीक है, और ये जो है ये ग्रेजुएटेड अप्रोच इंश्योर करती है कि ज्यादा सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स ज्यादा एडिशनल कैपिटल मेंटेन करें, विच कैन अब्सॉर्ब पोटेंशियल लॉसेस। ठीक है, इन एडिशन इसके अलावा में अगर कोई फॉरेन बैंक जिसका इंडिया में ब्रांच है, ठीक है, और प्रेजेंस है, और जो ग्लोबली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड द्वारा ग्लोबल सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक के रूप में डेजिग्नेटेड है, तो उसे भी एडिशनल CET1 कैपिटल सरचार्ज मेंटेन करना होता है बेस्ड ऑन दैट ऑन द बकेट। ठीक है, और इट्स उसके बाद फिर ये इंश्योर करता है कि ग्लोबल सिस्टमेटिक रिस्क को इंडियन ऑपरेशंस में भी एड्रेस किया जाए।
ठीक है। इसलिए उसको भले वो इंटरनेशनली जी में हो, लेकिन उसको फिर भी इंडिया के हिसाब से CET1 कैपिटल सरचार्ज वगैरह देना पड़ता है, उस हिसाब से उसको मेंटेन भी करना पड़ता है। तो इसमें इन सब कहानी में आपके लिए जरूरी बात यह है कि डिसिप्स क्या होते हैं, ठीक है, और आपके क्या कहते हैं रिस्क वेटेड एसेट्स क्या होते हैं, और आपके ये इंडिया में कौन से 3 बैंक्स आपके डिसिप में हैं, ठीक है। और इन इस इतना इसके इस पूरी कहानी में जरूरी चीजें में बस यही 3 है, यही 3 चीजें आपको याद रखने की जरूरत है। फिर WPI का बेस ईयर का रिवीजन हुआ है। ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि होलसेल प्राइस इंडेक्स के करंट सीरीज के बेस ईयर जो पहले 2011-12 था, उससे अपडेट करके इसको 2022-23 करने के लिए एक डेडिकेटेड वर्किंग ग्रुप को कंस्टिट्यूट किया गया है। और ये सिग्निफिकेंट मूव भी है, क्योंकि बेस ईयर रिवीजन से प्राइस की इंडाइसेस करंट इकोनॉमिक रियलिटीज वो और ज्यादा अच्छे से रिफ्लेक्ट होती है, क्योंकि 2011-12 तो बहुत पुराना था। तो उसके बाद से बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं। कोविड आया है बहुत, और पूरा इकॉनमी इधर से उधर पलट गई दुनिया की। तो इस वजह से भी तो ये एक तरह से ज्यादा रियल रियल रहेगा 2022-23 में, उसका बेस ईयर जब चेंज होगा तो, ठीक है। अब अबाउट द वर्किंग ग्रुप देख लेते हैं। वर्किंग ग्रुप को जो है प्रोफेसर रमेश चंद्र नीति आयोग के जो मेंबर हैं वो चेयर करेंगे, ठीक है। और उनकी एक्सपर्टीज को मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो होते हैं, और एग्रीकल्चर इकोनॉमिक में भी उनकी एक्सपर्टीज है, ठीक है। वो WPI रिवीजन के लिए पर्टिकुलरली इसलिए रिलेवेंट है। अब वर्किंग ग्रुप का जो मैंडेट है वो है कि सिर्फ उनको सिर्फ बेस ईयर नहीं अपडेट करना है, बल्कि WPI की कंपाइलेशन और प्रेजेंटेशन मेथोडोलॉजी में भी कम्प्रिहेंसिव इंप्रूवमेंट्स में सजेस्ट करना है, ठीक है। इस एजेंडा में एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है कि ग्रुप को WPI से ग्रेजुअली प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स PPI में स्विच करने के लिए डिटेल्ड रोड मैप रिकमेंड करना है, जो कि इंटरनेशनली ज्यादा एक्सेप्टेड है स्टैंडर्ड है प्राइस चेंज मेजर करने का, ठीक है। अब WPI क्या है ये देखते हैं। होलसेल प्राइस इंडेक्स होलसेल प्राइस इंडेक्स का एक क्रूशल इकोनॉमिक इंडिकेटर है, जो डोमेस्टिक मार्केट में कमर्शियल ट्रांजैक्शंस के फर्स्ट पॉइंट ऑफ बल्क सेल पर गुड्स के फिक्स्ड सेट ऑफ प्राइसेस के एवरेज चेंज को मेजर करता है, ठीक है, ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड। और ये जो है इसेंशियली होलसेल इन्फ्लेशन को ट्रैक करता है, जो कि गुड्स के प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के स्टेजेस में प्राइस प्रेशर को भी रिफ्लेक्ट करता है ये। अब ये रिलीज कौन करता है इसको? रिलीज ऑफिशियली ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT, ठीक है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स रिलीज करती है। वही कंपाइल भी करते हैं, वही रिलीज भी करते हैं। और एक और चीज, ये मंथली बेसिस पर रिलीज होती है, इसको ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और ये जो है मैन्युफैक्चरर्स, प्रोड्यूसर्स और पॉलिसी मेकर्स के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि ये अर्ली सिग्नल दे देता है इन्फ्लेशनरी प्रेशर अगर इकोनॉमी में है उसके लिए तो, ठीक है। अगर नहीं है तो फिर वो भी बता देता है, ठीक। और ये इसका मेजरमेंट कैसे होता है? इसका मेजरमेंट होता है बास्केट ऑफ कमोडिटीज के प्राइसेस के वेटेड एवरेज को यूज करके, ठीक है। अभी आप न्यूज़पेपर अगर आप द हिंदू पढ़ रहे होगे, आज 15 मई है, तो आज या कल के न्यूज़पेपर में दिया था, अभी रिसेंटली इसका एक रिलीज किया गया है फिर से। तो उसमें ये भी दिया था कि होलसेल प्राइस इंडेक्स की वैल्यू थोड़ी कम हुई है, जिससे जो प्राइसेस हैं होलसेल में उस पे ईज हुआ है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर भी थोड़ा कम हुआ है होलसेल के सामानों में, ठीक है। तो यही है कि हर महीने रिलीज होता है। आपको जब अगर द हिंदू पढ़ते हो या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हो, तो इकोनॉमिक सेक्शन में आपको दिख जाएगा हर हर महीने में ये इसके बारे में कुछ ना कुछ लिखा हुआ, ठीक है। अच्छा, इसका कैलकुलेशन कैसे होता है? इससे कैलकुलेशन में फिक्स्ड बास्केट ऑफ कम्युनिटीज के प्राइसेस के वेटेड एवरेज को यूज किया जाता है। वेट्स जो होते हैं वो दे आर बेस्ड ऑन रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ ईच कमोडिटी इन इकोनॉमी, दे आर टाइपिकली डिराइव फ्रॉम वैल्यू ऑफ आउटपुट डाटा, ठीक। और करंट WPI सीरीज में 697 आइटम्स का बास्केट है, जिसका बेस ईयर 2011-12 है। अभी जिसपे काम चल रहा है कि उसको 22-23 कर दिया जाए, ठीक है। जब 22-23 हो जाएगा तो फिर उसका बेस ईयर चेंज होगा कि 22-23 हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, अभी काम चल रहा है कि हुआ नहीं है 22-23, ये भी ध्यान पे रखना, ठीक है। अब इसके बाद में फिर हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक कि WPI पे रिवीजन, उसके बेस ईयर पे रिवीजन करने का की जरूरत क्यों पड़ी अभी हमें अचानक से, ठीक है। देखो, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स में फंडामेंटल चेंजेस ओवर टाइम होते रहते हैं।
इसमें प्रोडक्शन पैटर्न भी चेंज होता है, कंज्यूमर प्रेफरेंस भी चेंज होता है, कंजम्पशन प्रेफरेंस भी चेंज होता है, और सप्लाई चेन में भी सिग्निफिकेंट शिफ्ट आते रहते हैं। ठीक है, और लास्ट डिकेड में तो काफी ज्यादा आए हैं, स्पेशली कोविड 19 पेंडेमिक के बाद। तो बेस ईयर का जो रिवीजन इंश्योर करता है कि ये जितने भी स्ट्रक्चरल चेंज हुए हैं उसको एक्यूरेटली कैप्चर किया जाए जब इन्फ्लेशन का मेजरमेंट हो रहा हो। ठीक है, और कमोडिटी बास्केट को अपडेट करना भी जरूरी है, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स ऑब्सोलीट हो गए हैं जबकि कई सारे नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज मार्केट में मर्ज हुए हैं। बेस ईयर का रिवीजन जो है वो अलाउ करता है इंक्लूजन ऑफ दीज न्यू प्रोडक्ट्स और रिमूवल ऑफ ऑब्सोलीट वंस। ठीक है, मेकिंग इंडेक्स मोर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ करंट इकोनॉमिक सिनेरियो। ठीक, उसका फिर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के इंट्रोडक्शन ने प्राइसेस और प्राइसिंग और टैक्सेशन स्ट्रक्चर में भी फंडामेंटल चेंजेस लाए हैं। तो ये जो 2017 के बाद जीएसटी अपना लागू हुआ था, और उससे पहले जीएसटी था नहीं, तो बेस ईयर 2011-12 में फिर कई सारी चीजें टैक्सेशन में भी चेंज हुई उस वजह से। ठीक है, तो वो डब्ल्यूपीआई सीरीज को जीएसटी फ्रेमवर्क के साथ प्रॉपर्ली अलाइन करना भी इम्पोर्टेंट है, ताकि टैक्स इंड्यूस जो प्राइस चेंज है उसको एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट किया जा सके। ठीक है, और इंडाइसेस की जो इंटीग्रिटी है वो और ज्यादा बढ़िया हो। ठीक, तो टेक्निकल इंप्रूवमेंट्स भी बेस ईयर के रिवीजन के जरिए इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं, जैसे बेटर सैम्पलिंग मेथड्स हुआ, इम्प्रूव डेटा कलेक्शन हुआ। ठीक है, और बहुत सारी सोफिस्टिकेटेड स्टैटिस्टिकल टेक्नोलॉजीज, और ये इंप्रूवमेंट्स जो है इंडाइसिस की एक्यूरेसी और उसकी रिलायबिलिटी को भी एनहांस करते हैं, तो इसलिए भी जरूरी है। अब एक बार प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स को देख लेते हैं। ये जो है एक अल्टरनेटिव प्राइस इंडेक्स है जो प्रोड्यूसर की पर्सपेक्टिव से प्राइस चेंज को मेजर करता है। यानी कि वो एवरेज प्राइस चेंज जो प्रोड्यूसर को अपने गुड्स या सर्विसेज के लिए मिलता है व्हेन उनके गुड्स जो हैं वो डोमेस्टिक मार्केट में बेचे जाते हैं या एक्सपोर्ट किया जाते हैं। ठीक है, और ये जो है डब्ल्यूपीआई से कंसेप्चुअली डिफरेंट है, क्योंकि ये स्पेसिफिकली प्रोड्यूसर्स के पर्सपेक्टिव से प्राइस चेंजेस को मेजर करता है। ठीक है, rather देन होलसेल प्राइस मार्केट्स में। फिर इसके जो है दो तरह के पीपीआई होते हैं, प्रोड्यूसर प्राइसेस इंडेक्स दो तरह के हैं। एक तो है आउटपुट पीपीआई, ये जो है सारे गुड्स एंड सर्विसेज जो कि एक स्पेसिफिक इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिजल्ट होते हैं और डोमेस्टिक या एक्सपोर्ट मार्केट में बेचे जाते हैं, उनके एवरेज प्राइस को मेजर करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखें तो मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट, माइनिंग आउटपुट वगैरह ये सब मेजर करता है। ठीक है, और इनपुट पीपीआई जो है ये इकोनॉमी के स्पेसिफाइड सेक्टर्स के द्वारा प्रोडक्शन में यूज होने वाले सभी इंटरमीडिएट इनपुट के प्राइसेस को के चेंज को मेजर करता है। ठीक है, और ये जो है प्रोड्यूसर के कॉस्ट के चेंजेस को ट्रैक भी करता है और फ्यूचर इन्फ्लेशन प्रेशर के अर्ली ये सर्व भी करता है। ठीक है, पीपीआई जो है इट इज नॉट जस्ट डिफरेंट प्रोडक्शन, ये सिर्फ डिफरेंट प्रोडक्शन स्टेजेस को नहीं कवर करता, जैसे कि रॉ मटेरियल हुआ, इंटरमीडिएट गुड्स हुआ, फाइनल गुड्स हुआ, बल्कि डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी को भी कवर करता है, इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिर मैन्युफैक्चरिंग, यूटिलिटीज या इंक्रीजिंगली सर्विसेज वगैरह जो होती है वो सब भी कवर करता है। ठीक है, अब ये नीड क्यों है डब्ल्यूपीआई को पीपीआई से रिप्लेस करने की? तो देखो डब्ल्यूपीआई में जो है इनहेरेंट मेथडोलॉजिकल लिमिटेशंस है, जैसे मल्टीपल काउंटिंग बायसेस हैं। ठीक है, कहीं एक प्रोडक्ट को, सेम प्रोडक्ट का जो वैल्यू चेन के डिफरेंट स्टेजेस में बार बार रिपीटेड काउंटिंग की वजह से इनबिल्ट बायस क्रिएट हो जाता है कि एक ही प्रोडक्ट को बार बार काउंट कर रहे हैं। ठीक है, और इन्फ्लेशन मेजरमेंट में भी इससे थोड़ी एनोमलीज आ जाती हैं, प्रॉब्लम्स, गलतियां हो जाती हैं। और पीपीआई जो है इस बायस को अवॉइड करता है बाय फोकसिंग ऑन स्पेसिफिक स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो इसलिए ये मल्टीपल काउंटिंग बाइस से बचने के लिए भी डब्ल्यूपीआई से बढ़िया पीपीआई है। फिर मॉडर्न इकोनॉमी में सर्विस सेक्टर के डोमिनेंट कंट्रीब्यूशन है, अबाउट 55% ऑफ इंडिया जीडीपी सर्विस सेक्टर से ही आता है। ठीक है, लेकिन डब्ल्यूपीआई जो है ज्यादातर गुड्स फोकस्ड है और सर्विसेज सेक्टर को एक्सक्लूड करता है, और जबकि पीपीआई जो है कम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कि जिसमें सर्विसेज सेक्टर भी इंक्लूड होते हैं, मेकिंग इट मोर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ओवरऑल इकोनॉमी। ठीक है, तो और करंट जो है डब्ल्यूपीआई वो 2011-12 की सीरीज पे है, जो कि है वो सिर्फ बेसिक प्राइसेस कंसिडर करता है और इनडायरेक्ट टैक्सेस, रिबेट, ट्रेड डिस्काउंट, ट्रांसपोर्ट और बाकी चार्जेस को एक्सक्लूड करता है। ठीक है, और पीपीआई जो है ज्यादा कम्प्रिहेंसिव अप्रोच भी ऑफर करता है दैट कैन बेटर कैप्चर ट्रू प्रोड्यूसर डायनेमिक्स। ठीक है, फिर आता है पीपीआई जो है वो ग्लोबली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड है और एडवांस्ड इकोनॉमीज जैसे कि यूएसए, यूके, जापान और बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज में भी वाइडली यूज किया जाता है इसको। और पीपीआई पे मूव करना ये इंडिया की जो स्टैटिस्टिकल सिस्टम है और इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस है उसको भी अच्छे से अलाइन करेगा और
ज्यादा बेटर फैसिलिटी क्रॉस कंट्री कंपैरिजन को फैसिलिटेट करे। ठीक है। और पीपीआई जो है ज्यादा डिटेल्ड सेक्टोरल एनालिसिस भी एनेबल करता है, जिससे पॉलिसी मेकर्स को प्राइस आइडेंटिफाई करने में स्पेसिफिक सेक्टर्स के, और उसी अकॉर्डिंग फिर अप्रोप्रिएट पॉलिसी रिस्पॉन्स फॉर्मुलेट करने में भी काफी हेल्प मिलती है। फिर एक और इंडेक्स है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन दोनों से तीनों से इम्पोर्टेंट, डब्ल्यूपीआई और पीपीआई से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है ये रिटेल लेवल पर प्राइस चेंज को मेजर करता है, यानी कि वो एक्चुअल प्राइसेस जो कंज्यूमर्स और एंड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए कंज्यूमर्स पे करते हैं उसको मेजर करता है। ठीक है, ये डायरेक्टली जो है हाउस होल्ड्स के कॉस्ट ऑफ लिविंग्स को मेजर करता है, इसलिए मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन के लिए ये प्राइमरी बेंचमार्क है। ठीक। और ये जो ऑफिशियली जो है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस इसको पब्लिश करती है, जो कि मॉस्पी मिनिस्ट्री के अंदर में आती है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, इसके द्वारा उसको कंपाइल भी किया जाता है और पब्लिश भी किया जाता है, ये भी मंथली बेसिस पे आता है। ठीक है। और आरबीआई जो है स्पेसिफिकली सीपीआई कंबाइंड अर्बन प्लस रूरल को यूज करता है। ठीक है, प्राइमरी इन्फ्लेशन टारगेट मेट्रिक को के अकॉर्डिंग काम करने के लिए। ठीक है, आपको पता होगा कि सीपीआई का जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग मैकेनिज्म है वो आपका 4% ±2% के अप्रॉक्सीमेट है। ठीक है, तो 2% से लेकर 6% के बीच में इन्फ्लेशन को मेंटेन करने के लिए जो टारगेट है आरबीआई का, ठीक है, तो वो जो टारगेट आता है वो सीपीआई के अकॉर्ड से ही आता है। सीपीआई का यूज करके ही आरबीआई वो अपना टारगेटिंग मैट्रिक को एडजस्ट करता है। ठीक है, फिर सीपीआई जो है कंप्रिहेंसिवली हाउस होल्ड कंजम्पशन पैटर्न को भी कवर करता है, इंक्लूडिंग जितने भी एसेंशियल गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, जैसे कि फूड, हाउसिंग, क्लोथिंग, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ केयर, एजुकेशन, फिर एंटरटेनमेंट, रिक्रिएशन वगैरह, ये सब। ठीक है, ये सब जो टाइपिकल हाउस होल्ड कंजम्पशन बास्केट को सबको रिप्रेजेंट करता है ये पूरा होल अच्छे से। ठीक है। फिर जो करंट सीपीआई सीरीज है उसका बेस ईयर भी 2012 है, जिसे पीरियोडिकली अपडेट किया जाता है टू रिफ्लेक्ट चेंजिंग कंजम्पशन पैटर्न्स और प्रेफरेंसेस। ठीक है। और सीपीआई कैलकुलेशन में जो वेट्स यूज किए जाते हैं वो डिफरेंट आइटम्स के हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर पैटर्न को रिफ्लेक्ट करते हैं। ये जो वेट्स होते हैं वो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे से डिराइव किए जाते हैं, और नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस इसको कंडक्ट करता है। और फूड आइटम जो वो टाइपिकली रिसीव करते हैं हायर वेट्स इन सीपीआई बास्केट इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया। ठीक है, तो हर आइटम जो भी आता है उसका अलग अलग वेट है, तो उसमें फूड आइटम्स को हाइयर पे रखा जाता है। ठीक है। और सीपीआई में कुछ स्पेसिफिक वेरिएंट्स है, जैसे कि सीपीआई अर्बन है, सीपीआई रूरल है, सीपीआई कंबाइंड है। ठीक है, ये डिफरेंट पॉपुलेशन सेगमेंट्स को के कंजम्पशन पैटर्न को कैप्चर करता है, जैसे सीपीआई रूरल गांव देहात वगैरह को कैप्चर करेगा, सीपीआई अर्बन शहरी क्षेत्रों को कवर कैप्चर करेगा, और सीपीआई कंबाइंड जो है दोनों को मिला करके, ठीक है, वो उसको कैप्चर करता है। और एडिशनली जो है सीपीआई और भी निकलता है, सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, ठीक है, सीपीआई फॉर एग्रीकल्चरल लेबरर्स, सीपीआई फॉर रूरल लेबरर्स। ठीक है, ये सब भी स्पेसिफिक वर्कफोर्स सेगमेंट के लिए अलग अलग कैलकुलेट किए जाते हैं। ठीक। तो ये तो आपका सीपीआई का हो गया। अब आते हैं अदर की डेवलपमेंट्स में क्या क्या है। रीजनल रूरल बैंक्स, अभी ये न्यूज में क्यों है? ये न्यूज में इसलिए हो कि रिसेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग फाइनेंस मिनिस्ट्री ने रीजनल रूरल बैंक्स की कंसोलिडेशन का फोर्थ फेज प्रपोज किया है। और ये जो कंसोलिडेशन का एक्सरसाइज है, इसका कंटिन्यूएंस है ये। ठीक है, जो पिछले कुछ ईयर से लगातार चल रहा है, और इसका ऑब्जेक्टिव जो है आरआरबीज को फाइनेंशियली और स्ट्रॉन्गर करना है और ऑपरेशनली ज्यादा एफिशिएंट बनाना है। ठीक है। अब रीजनल रूरल बैंक्स के बारे में जानते हैं। ये जो है 1975 में स्टैब्लिश किए गए थे, और प्राइमरली नरसिम्हन वर्किंग ग्रुप की रिकमेंडेशन के बेसिस पर। और इनिशियल स्टैब्लिशमेंट के जो है इनका वो एक ऑर्डिनेंस के थ्रू हुई थी, जिसे बाद में कम्प्रिहेंसिव रीजनल रूरल बैंक्स एक्ट 1976 के द्वारा रिप्लेस कर दिए गए थे। ठीक है। और ये एक्ट जो है आरआरबीज के लीगल स्ट्रक्चर, गवर्नेंस और ऑपरेशनल फ्रेमवर्क को भी डिफाइन करता है। फिर आरबीआई का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो है रूरल इकोनॉमी को डेवलप करना बाय प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल क्रेडिट और बाकी फाइनेंशियल सर्विसेज, जैसे और ये ज्यादातर स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स जैसे एग्रीकल्चर लेबर्स हुए, ठीक है, और गांव के आर्टिसंस हुए, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हुए। आर्टिसंस मगर मतलब कि जैसे वो आपके मटका बनाने वाले होते हैं, ठीक है, कुछ अगर आर्ट से रिलेटेड जैसे आपके मिट्टी का कोई काम कर रहा है, ब्लैक स्मिथ हुआ वो, ठीक है, ये सब जो काम करने वाले होते हैं। और या फिर छोटे एंटरप्रेनर्स हुए, और बाकी जो वीकर सेक्शन सोसाइटी है उनको ये कैटर करते हैं आरआरबीज। ठीक है।
और ये रूरल एरियाज में फाइनेंशियल इंक्लूजन और पॉवर्टी एलिवेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट व्हीकल्स हैं। ठीक है, और आरआरबी की जो ओनरशिप है वो ओनरशिप स्ट्रक्चर ट्राइपार्टाइट है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 50% इसमें भागीदारी होती है, और कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट की 15% होती है, और स्पॉन्सर बैंक की 35% शेयर होल्डिंग होती है। ठीक है, और ये जो यूनिक ओनरशिप स्ट्रक्चर है वो आरआरबी के ऑपरेशंस में दोनों सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की इंटरेस्ट रिप्रेजेंट होते हैं उसमें, और स्ट्रॉन्ग लिंकेज विद कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम थ्रू स्पॉन्सर बैंक के साथ ये मेंटेन करते हैं। ठीक है, और आरआरबी जो होता है लीगली शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है एक तरह से, और गवर्नमेंट बैंक्स कैटेगरी में, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं, लेकिन उनकी जो डे टू डे सुपरविजन है वो नाबार्ड के हैंड्स में। ठीक है, और ये नाबार्ड जो है उसके बारे में हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर्स में नाबार्ड के बारे में। ठीक है, तो डे टू डे रेगुलेशन वही देखता है, नाबार्ड ही देखता है। ठीक, और ये बैंक जो होते हैं प्राइमरी रूरल एरिया के लिए डेजिग्नेटेड है, ये तो पता ही मैंने। और ये जो है ये अपने ब्रांचेस जो हैं सेमी अर्बन और अर्बन एरियाज में भी अपने ब्रांचेस लगा सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ रूरल एरियाज में ही रहेंगे। ठीक है, ताकि कि इनकी भी डाइवर्सिटी थोड़ी हो, और इनके ऑपरेशंस और फाइनेंशियल वाइबिलिटी भी थोड़ी इंप्रूव हो, क्योंकि रूरल एरियाज में अब उतने ज़्यादा फाइनेंशियल एक्टिविटीज होती नहीं है, तो इन बैंक्स को सरवाइव करने के लिए थोड़ा और भी फाइनेंशियल एक्टिविटी और अच्छी होनी चाहिए, तो इस वजह से ये अर्बन एरियाज में भी चलते हैं। ठीक है, लेकिन इनका प्राइमरी फोकस हमेशा रूरल एरियाज ही रहता है। और आरआरबीज को जो है मल्टीपल फेजेस में कंसोलिडेट किया गया है बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ डॉक्टर केसी व्यास कमेटी। ठीक है, 2001 की रिकमेंडेशन थी इनकी, उनके रिकमेंडेशन के बाद इनको आरआरबीज को कंसोलिडेट किया जा रहा है फेज्ड मैनर में। ठीक है, इनिशियल फेज में जो है स्टेट वाइज कंसोलिडेशन किया गया था, जिसमें सेम स्टेट के मल्टीपल आरआरबीज को मर्ज करके एक सिंगल आरआरबी बनाया गया था, और फिर सब्सिक्वेंट फेजेस में फर्दर कंसोलिडेशन किया गया टू इनहेंस एफिशिएंसी और उनके ऑपरेशनल कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, फिर आरबीआई ने जो है वो आरआरबी के लिए प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का टारगेट जो है 75% ऑफ टोटल आउटस्टैंडिंग एडवांसेस किया है। अब लेकिन बाकी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के लिए ये होता है 40% की। ठीक है, और उससे काफी सिग्निफिकेंटली हायर है इसका टारगेट। ये टारगेट हायर इसलिए है क्योंकि ये इंश्योर करता है कि आरआरबी जो है अपना उसका जो कोर ऑब्जेक्टिव है रूरल सेक्टर को क्रेडिट प्रोवाइड करना, ठीक है, उस पर फोकस रहे उसका। ऐसा ना हो कि क्योंकि अगर वो अर्बन सेक्टर में जाएगा प्रॉफिट्स वहां पे उसके ज्यादा होंगे, तो फिर वो फोकस अर्बन सेक्टर पे ही करने लगेगा, तो वो फोकस अपना ना खोए, इसलिए उसका हाई हाई टारगेट सेट कर दिया है रूरल एरिया प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का। ठीक है, 75% का। ठीक, तो आरआरबी का जो ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन एरिया है, वो ज्यादातर स्पेसिफाइड नोटिफाइड डिस्ट्रिक्ट्स में ही लिमिटेड होता है। जैसे इस कमर्शियल बैंक की तरह नहीं होता कि जो पूरे नेशन वाइड ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, वो एक स्पेसिफाइड लोकेशन में ही होते हैं। ठीक है, विद इन अ स्टेट। और ये रीजनल फोकस जो होता है उन्हें लोकल कंडीशंस और रिक्वायरमेंट को अच्छे से समझने के लिए और उसको एड्रेस करने में भी काफी हेल्प करता है। ठीक है, फिर आता है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आईपीपीबी। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेते हैं। ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि अभी 7th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है। ठीक है, इसको 2018 में लॉन्च किया गया था आईपीवीवी को। अब आईपीवीवी को के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। 1 सितंबर 2018 को इसको स्टैब्लिश किया गया था अंडर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये 100% गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटी है। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसका सोल शेयर होल्डर है। ठीक है, और कोई नहीं है इसमें, 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर है इसमें। इसका एम जो है, प्राइमरी एम है इसका कि कन्वीनियंट और अफोर्डेबल बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना सभी हाउस होल्ड्स को, स्पेशली रूरल और अनबैंक्ड एरियाज में, बाय लिवरेजिंग इंडिया पोस्ट का जो है आपका नेटवर्क वो है काफी एक्सटेंसिव है। ठीक है, किसी भी चीजों से भारत में और कितनी भी सरकारी सुविधाएं हैं, कितनी भी सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं, उन सबसे सबसे ज्यादा एक्सटेंसिव अगर किसी का नेटवर्क है वो है इंडिया पोस्ट का। ठीक है, आप किसी भी गांव देहात कहीं पे भी चले जाओगे, एकदम एकदम रिमोट एरिया में भी चले जाओगे, वहां पे भी आपको इंडिया पोस्ट का कोई ना कोई एक ऑफिस मिल ही जाएगा। ठीक है, तो इतना वास्ट और इतना क्या कहते हैं आपका इतना तगड़ा नेटवर्क है इंडिया पोस्ट का। ठीक है, तो उसी इंडिया पोस्ट के नेटवर्क को लिवरेज करके जो लोग अनबैंक्ड हैं और जो क्या कहते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन में नहीं है और फाइनेंशियल सेक्शन से बाहर हैं, तो उनको फाइनेंशियल सेक्शन में, फाइनेंशियल साइकिल में लेकर के आना। ठीक है, और उसके लिए इंडिया पोस्ट का इस्तेमाल किया गया है। ठीक, और इंडिया के पास
इंडिया के 1.55 लाख मतलब 1,55,000 पोस्ट ऑफिस हैं, जिसमें 1,35,000 पोस्ट ऑफिस जो है वो सिर्फ रूरल इंडिया में ही है। उसके नेटवर्क का यूटिलाइज करके जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है वो ये एम करता है कि सबसे ज्यादा एसेसिबल बैंकिंग नेटवर्क इंडिया में रहे। ठीक है। और ये जो आईपीपीबी का जो डाइवर्स रेंज ऑफ सर्विसेज है, वो क्या क्या करता है? एक तो बैंकिंग, बेसिक बैंकिंग सेविंग अकाउंट्स बनाने देता है, फिर करंट अकाउंट की भी सुविधा देता है, फिर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर भी देता है, ये गवर्नमेंट सब्सिडीज जिससे डायरेक्ट खाते पे आए, किसानों के या फिर जो भी बेनिफिशियरी उनके सीधे डायरेक्ट खातों में आए। ठीक है। और बिल यूटिलिटी पेमेंट्स भी कर सकते हैं उससे, और डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। जैसे डाकिया होते हैं तो वो इसके तरफ वो काम करते हैं इस तरह से, इसके लिए कि ताकि डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज मिले। और एडिशनली इसके अलावा भी ये थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स भी, जैसे लोन्स हुए, इंश्योरेंस हुए, म्यूचुअल फंड्स हुए, ये सब भी ऑफर करते हैं पार्टनरशिप के थ्रू। ठीक है। तो ये इसका एम ऑब्जेक्टिव हो गया। ठीक है। अच्छा, एक यूनिक एक और चीज है कि ये इनोवेटिव बैंकिंग सॉल्यूशंस इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। ठीक है। फिर क्यूआर कार्ड बेस्ड ट्रांजैक्शंस भी करते हैं ये, और मोबाइल बैंकिंग की भी सुविधा देते हैं, जो कि ज्यादातर लेस टेक सेवी कस्टमर्स के लिए, ठीक है, ये ज्यादा बेनिफिशियल हो जाता है, जो ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होते हैं ट्रेडिशनल डिजिटल बैंकिंग इंटरफेस सर्विसेज के लिए। ठीक है। तो उनको आधार इनेबल्ड बेस्ड पेमेंट सिस्टम से काफी हेल्प मिल जाती है। इसमें क्या होता है कि आप अपना आधार कार्ड लेकर के जाओ, अंगूठा लगाओ, ठीक है, आपको पैसा मिल जाता है उससे। तो ये भी फैसिलिटेट करता है आईपीपी भी। ठीक है। अब ये हो गया आपका। फिर अब जरा पेमेंट्स बैंक के बारे में देख लेते हैं क्या है। पेमेंट्स बैंक जो है आरबीआई के द्वारा कंसेप्चुलाइज डिफरेंशिएटेड बैंक है, जो कि 2014 में नचिकेत मोर कमिटी की रिकमेंडेशन के बेसिस पर इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है। और ये जो है लिमिटेड बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं विद मेजर फोकस ऑन पेमेंट और रेमिटेंस सर्विसेज। ठीक है। और पेमेंट बैंक का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कि जो स्प्रेड ऑफ पेमेंट और फाइनेंशियल सर्विसेज है, और उसको बढ़ाना, स्मॉल बिजनेसेस तक, जो लो इनकम हाउस होल्ड्स हैं उन तक भी पहुंचाना, फिर माइग्रेंट लेबर है, वर्कफोर्स है। ठीक है। और बाकी जो अनबैंक सेगमेंट्स हैं भारत के, ठीक है, उन तक इन सब चीजों को पहुंचाना, ये पेमेंट बैंक का प्राइमरी आपका फोकस होता है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है। और ये बैंक जो होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन के एजेंडा के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। ठीक है। अच्छा, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का इसका देखें तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंडर में पेमेंट बैंक जो है डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं। डिमांड डिपॉजिट किस फॉर्म में होता है? कासा, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। ठीक है। इस फॉर्म में होता है। ठीक है। और इसमें मैक्सिमम बैलेंस लिमिट जो है 2 लाख पर कस्टमर तक ही हो सकती है। लेकिन इसमें जो टाइम डिपॉजिट्स है, जैसे टाइम डिपॉजिट में क्या होता है, फिक्स डिपॉजिट होती है। ठीक है। और एनआरआई डिपॉजिट ये नहीं हो सकता है इसमें। ठीक, सिर्फ कासा अकाउंट्स खुल सकते हैं, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। अच्छा, उसके बाद में ये तो इससे याद आया मुझे कि जो आपका मॉनेटरी पॉलिसी में एनसीईआरटी में चैप्टर है, M0 मनी, M1, M2, M3 और M4 मनी, ये सब जो है, ठीक है, ये सब इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ लेना, कौन कितना लिक्विड है उसके बारे में पूरा एक टेबल बना के दिया हुआ है। ठीक है। तो लिक्विडिटी पे भी ध्यान रखना, जो कौन सी सबसे ज्यादा लिक्विड होती है, कौन सी का सबसे कम लिक्विड मनी होती है। ठीक है। और ये सब चीज के बारे में ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। और मॉनेटरी पॉलिसी वाले चैप्टर से एनसीईआरटी के, उससे तो क्वेश्चन आए हैं, हर अल्टरनेट ईयर्स में आए हुए हैं। फिर लास्ट ईयर तो उससे कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, तो पोस्ट प्रोबेबली इस साल आ भी जाए, तो इसको एक बार ध्यान से रिवीजन के तौर पे उसको देख करके जाना, उसको छोड़ना नहीं। ठीक है। फिर पेमेंट बैंक के लिए भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी हैं, जैसे कि ये जो है लोन्स और क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते, और उनका बिजनेस मॉडल जो है प्राइमरली बेस्ड है ट्रांजैक्शन फीस और इन्वेस्टमेंट इनकम पर। ठीक है। फ्रॉम परमिटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सब जगह से नहीं। लेकिन ये जो है एटीएम कार्ड इशू कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक। अच्छा, पेमेंट बैंक्स जो हैं ये इन्वेस्टमेंट भी सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ही कर सकते हैं, जिसकी मैच्योरिटी 1 साल तक के लिए है, और बाकी स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज में भी, मतलब जिसमें लो रिस्क इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, ठीक है, वहां पर ही ये इन्वेस्ट कर सकते हैं, सब जगह नहीं इन्वेस्ट कर सकते। और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक्स के अलावा इंडिया में कई सारे पेमेंट्स बैंक ऑपरेट करते हैं, जैसे आपको कई बार सुना होगा एयरटेल पेमेंट्स बैंक। ठीक है। फिर पेटीएम के पेमेंट्स बैंक। ठीक। उस वो अभी तो रेगुलेटरी रेस्ट्रिक्शंस के अंडर में है, लेकिन वो भी एक तरह का पेमेंट्स बैंक है। फिर फिनो पेमेंट्स बैंक है, फिर जियो का भी पेमेंट बैंक है। ठीक है। तो ये अलग अलग कस्टमर को टारगेट करते हैं। ठीक।
तो इतने तरह के पेमेंट्स बैंक है इंडिया में, और पेमेंट्स बैंक क्या होते हैं ये तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसमें आपको याद ध्यान रखने की बात है कि ये नचिकेत मोर कमेटी के रिकमेंडेशन पे हुए। अच्छा, नचिकेत मोर कमेटी से याद आया कि जितने भी कमिटीज हैं आपकी, जो 19 पोस्ट 1991 रिफॉर्म्स से लेकर के अभी तक 2024 23-24 तक की जितनी भी कमिटी है, फाइनेंशियल कमिटी, जिनके रिजल्ट्स आ गए हैं 2024 तक, तो नहीं जाने की जरूरत है आपको। 2010 15 16 तक जाओ, उससे आगे मत जाना। 15-16 तक जाओ, उससे आगे कुछ नहीं, जरूरत नहीं है। तो जिनके रिजल्ट्स आ गए हैं, जिन पे इम्प्लीमेंटेशन वर्क हो चुका है, उन कमिटीज का एक लिस्ट बनाओ, उनका क्या एम था वो बनाओ। ठीक है, और क्या क्या उन कमिटीज के रिकमेंडेशन पे कौन कौन सी फीचर्स चल रही हैं अभी, उसको ध्यान रखो। ठीक है, जैसे आपकी ये नरसिम्हा कमेटी हो गई, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना। तेंदुलकर कमेटी हो गई, ये सब याद रखना। फिर नचिकेत मोर कमेटी तो यही हो गया। ठीक है, फिर और बहुत सारी कमिटीज हैं, वो सब ध्यान रखना। उसका नोट्स बना करके, आई होप अगर आपने नोट्स बना लिया है तो बहुत अच्छा काम किया है, आप उसको रिवाइज करके जरूर जाना। ठीक है जी, अगर नहीं बनाया है तो उसको बना करके रिवाइज कर लेना। ये लो हैंगिंग फ्रूट्स होते हैं, इसमें आराम से नंबर में आता है। तो ये स्टेट इसमें कुछ ज्यादा ये इतना फैक्चर होता है कि इसमें आपको क्या कहते हैं, अगर आता होगा तो आता होगा, नहीं आता होगा तो फिर इसमें आप तुक्का भी नहीं मार सकते, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाना है। तो इसीलिए ये लो हैंगिंग फ्रूट्स को ध्यान से रख करके जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस लेक्चर को खत्म करते हैं। ठीक है, आरबीआई वाला पोर्शन जो है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आप जितना पढ़ा है उतना पढ़ के जाना, उतना पढ़ लेना, और आगे जो डाउट्स आप एक बार पढ़ लेना। फिर भी इकोनॉमी का ये भी, अगर इसमें अलावा भी कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो। जैसा कि मैंने बताया है कई बार, इंस्टाग्राम पे पूछना है पूछो, व्हाट्सएप पे पूछना है पूछो, यूट्यूब पे कमेंट करके पूछना है तो यहाँ कमेंट करके पूछो। ठीक है, आप पर अपने डाउट्स पूछो। और यहाँ पे हम इस लेक्चर को खत्म करते हैं। ठीक है, बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।